हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड द्वारा क्लास 11 के लिए टर्म 1 के लिए भौतिकी का जो क्वेश्चन सेट किया गया है उसका सेट 2 सॉल्व करेंगे। आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का एग्ज़ाम 8 मई को है, तो इसी के माध्यम से हम अपनी तैयारी का जायज़ा लेंगे, साथ ही साथ इसको रिवाइज करेंगे। पहला सवाल है, फिजिकल क्वांटिटीज आर, इनमें से कौन फिजिकल क्वांटिटी है? ओके, तो फिजिकल क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज बाय विच वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द लॉस ऑफ फिजिक्स। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Okay, length, mass, time, electric current, thermodynamic temperature, amount of substance, and luminous intensity. Okay, next question. Question number 2. Which of the following pairs has the same dimensions? इसका correct answer है impulse and momentum. Okay, impulse and momentum. ठीक है। Question number 3. In SI system, the fundamental units are. तो इन SI सिस्टम में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं। ओके, तो लेंथ का हो जाता है मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, क्वांटिटी ऑफ मैटर का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडिला। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। रिजोल्यूशन इज, रिजोल्यूशन क्या होता है? ओके, रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट amount of input signal change that the instrument can detect reliably. Option number C. Okay, question number 5. Absolute error of a measurement is, absolute error of a measurement is, ये सब डेफिनेशन आधारित क्वेश्चंस हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है the difference between two individual measurements and their mean. Option number C. Okay, question number 6. A boy starts from point A, travels to point B at a distance of 1.5 km and returns to A. If he takes 1 hour to do so, his average velocity is. तो कोई पॉइंट है A से B। ओके, तो इसका डिस्टेंस है 1.5 मीटर। तो ये जो महाशय हैं ये A से B जाते हैं और B से फिर वापस A आते हैं। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड तो हो जाएगा 1.5 प्लस 1.5, 3 मीटर्स। ओके, 3 किलोमीटर्स, मीटर नहीं किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट होगा 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट and travels with uniform acceleration on a
straight line. If its velocity after taking a displacement of 32 meter is 8 meter per second, its acceleration is, okay, a body starts from rest. Starts from rest का मतलब है u बराबर है 0 and travels with uniform acceleration on a straight line. Its velocity after making a displacement of 32 meter is 8 meter per second. मतलब v है, ओके, v है 8 मीटर पर सेकेंड, ओके 8 मीटर पर सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट s है 32 मीटर। तो हमको पूछा गया है एक्सेलरेशन बराबर कितना होगा। ओके, तो अब जानते हैं देर आर 3 इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ से हो जाएगा, हमको निकालना है a, तो a बराबर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। ओके, तो v तो है 8, तो 8 स्क्वायर माइनस u है 0, ओके 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, फिर इधर 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट है 32, ओके, तो ये हो जाएगा 8 8 जार 64, फिर 32 2 जार 64, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, ये होता है मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, a body starts from rest and travels for t second with uniform acceleration of 2 meter per second square. If the displacement made by it is 16 meter, the time of travel t is, ओके, तो यहाँ टाइम दिया हुआ है t सेकेंड, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट है 16 मीटर, तो हमको टाइम निकालना है। तो यहाँ हम यूज करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, तो ये बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0, ओके 0 इंटू टी प्लस 1/2, ए दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, ओके हाफ ए टी स्क्वायर, ओके, तो 2 इंटू 2 हो गया टी स्क्वायर, और एस दिया हुआ है 16, तो ये हो जाएगा 16 इक्वल टू, ये 2 और 2 कैंसल, ये तो 0 होगा, टी स्क्वायर, इसलिए ये t बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड दैट इज इक्वल टू 4, तो 4 सेकेंड। ओके, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0। If it travels with an acceleration of 2 meter per second square, its displacement at the end of 3 seconds is, okay, तो यहाँ
u दिया हुआ है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, मतलब u इक्वल टू 0 है। इट ट्रैवल्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो a दिया हुआ है। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो यहाँ भी हम यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u इक्वल टू है 0, 0 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू a दिया हुआ है 2, और उसके बाद t दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, तो ये कट गया, तो हो जाएगा 3 3 जार 9 मीटर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, है ना। इस सेट में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ए बॉडी मेक्स ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर ईस्ट from a point O and then makes displacement of 3 meter due north. Its resultant displacement from O. तो इसके लिए आपको डायरेक्शन जानना होगा, है ना। आप जानते हैं इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। तो सवाल क्या बोलता है, कोई बिंदु से ई जाता है ईस्ट, कितना दूर जाता है 4 मीटर, फिर यहाँ से ई जाता है नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ हो गया इधर, तो इधर चला गया ई 3 मीटर। तो अब पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ओके, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ओके, चित्र और एक बार बनाते हैं, गड़बड़ा गया। ओके, तो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से नॉर्थ गया। ओके, नॉर्थ गया, तो ये 4 मीटर है और ये है 3 मीटर, ये पॉइंट ओ है, तो यहाँ से यहाँ का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ओके, तो ये तो हो गया 90 डिग्री, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ओके, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 4 जार 16 प्लस 3 3 जार 9, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5 मीटर। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, ए बॉडी इज ट्रैवलिंग इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड। ओके, इट हैज़ एन इनवर्ड एक्सेलरेशन, ये होगा करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन, है ना, एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन बनेगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, ओके, क्वेश्चन नंबर 14, द टाइम ऑफ फ्लाइट is equal to, ओके, ये हो जाएगा ट्वाइस द टाइम, ओके, ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पाथ फॉलोड बाय ए प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड द ट्राजेक्टरी, प्रोजेक्टाइल मोशन से क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन a bus stopped suddenly, a passenger in the bus falls forward. This is explained by, okay, Newton's first law, है ना, जो बोलता है कि यदि कोई
वस्तु विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में रहेगी, गतिशील है तो एक समान वेग से एक सरल रेखीय पथ पर गतिशील होगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। ए पैसेंजर सिटिंग in a bus moving at a uniform speed feels pushed backward whenever the bus is accelerated forward. This type of force is called fictitious or pseudo force. Option number C. Okay, next. A body of mass 5 kg is traveling with a uniform velocity of 2 meter per second. Its momentum is, ना एकदम आसान सा सवाल है ना। मोमेंटम P इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास दिया हुआ है 5 kg और वेलोसिटी दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकेंड। 5 दूना 10, 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। The mass of a body which is equal to the ratio of force acting on a body to the acceleration produced in the body is, है ना। तो हम लोग जानते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ से F इक्वल टू एम ए होता है। तो M इक्वल टू F बाय ए। तो इस मास को कौन सा मास बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इनर्शियल मास। ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20। A block of wood is placed on a surface. A force is applied to the surface to move the body. तो कोई एक सरफेस है जहाँ पर कोई एक बॉडी रख दिया गया है जिसका मास है m और इसमें एक फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इधर फोर्स का डायरेक्शन होगा, ओके, तो क्या होगा? फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, ये होगा एफ फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ओके, नेक्स्ट। आउट ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, weak nuclear force and strong nuclear force, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, इसका रैंक कौन सा होगा? ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ये वीकेस्ट फोर्स होता है। इसका मतलब ये चारों में से इसका रैंक होगा चौथा रैंक। ओके, तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस attached to a satellite of the earth is called, इसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम। ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है A block of mass m is placed on a flat surface. A force is applied to move it parallel to the surface. The frictional force F developed is proportional to, ये होता है proportional to the mass of the body. Okay, the mass of the body. Option number B. Okay. Question number 24. A machine gun fires a bullet 20 gram
with velocity of 1200 meter per second. Okay, 1200 meter per second. The man holding it can exert a maximum force of 144 Newton on the gun. How many bullets can he fire per second at the most? ना एक सेकेंड में कितना बुलेट फायर होगा? ओके, तो यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है उसको सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं. ओके, फोर्स इक्वल टू होता है ओके मास इंटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ मास है 40 ग्राम, तो 40 ग्राम को हम किलोग्राम में बदलेंगे, जितना हो जाएगा. अब यहाँ वेलोसिटी है 1200 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी बाय टाइम, तो इसके नीचे हो जाएगा 1. ओके, तो ये 2 जीरो कट गया. ओके, और ये जीरो कट गया. 12 चौके 48 न्यूटन. अब सवाल बोलता है कि उसके पास फोर्स है 144 न्यूटन. तो 48 न्यूटन में एक गोली चलता है, तो 144 न्यूटन में कितना गोली चलेगा? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n इंटू 48 इक्वल टू 144. तो यहाँ से n इक्वल टू 144 बाय 48. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3 है ना. 12 चौके 48, 12 दूना 24. ओके, 12 दूना 24, तो ये हो जाएगा ओके 12 दूना 24 नहीं, 12 एक का 12, 12 दूना 24, 4 तिया 12, तो आंसर आ गया 3. ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 3, ऑप्शन नंबर डी. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर. क्वेश्चन नंबर 25 है ए बॉडी ऑफ मास 10 kg is traveling with uniform speed of 5 meter per second. Its kinetic energy is, है ना. काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv². तो ये हो जाएगा हाफ इंटू मास दिया हुआ है 10 kg और वेलोसिटी दिया हुआ है 5 मीटर, तो 5². 2 पचे 10, अब तो हो जाएगा 5 गुना 25, 25 पचे 125, तो आंसर हो जाएगा 125 जूल, ऑप्शन नंबर बी. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है ना. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं इस सेट में. क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है ए क्वांटिटी ऑफ work of 1000 joule is done in 2 seconds. The power utilized is, okay, the power बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम. तो वर्क डन है 1000 जूल. ओके, 1000 जूल और टाइम है 2 सेकेंड. तो ये हो जाएगा 2 पचे 10, 500 जूल पर सेकेंड. 500 जूल पर सेकेंड को ही वाट बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर. ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर with uniform speed of 2 meter per second. Its total energy is, तो इसका टोटल एनर्जी बराबर होगा ओके ई टोटल बराबर होगा
काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh। ओके, तो यह हो जाएगा 1/2 गुना मास है 10, वेलोसिटी है 2 स्क्वायर प्लस 10 गुना जी का वैल्यू 9.8 गुना, ओके ठीक है, h हाइट है 2 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 × 5 = 10, फिर यहाँ 2 दूना 4, 5 चौके 20 प्लस ये तो हो जाएगा 98 गुना 2, 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 9 दूना 18 और 1 19। तो इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, 9 2 11, 1 और 1 2, 216 जूल। तो आंसर हो गया बी। ओके, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है 2 masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energies. The ratio of the magnitudes of their linear momentum is। ओके, तो यहाँ दो वस्तु है, तो एक का द्रव्यमान है m1 है 1 ग्राम और m2 है 4 ग्राम, और इनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है, मतलब E1 is equal to E2 and this is equal to E। तो हमको पूछा गया है कि इनका जो लीनियर मोमेंटम होगा उसका रेशियो क्या होगा। तो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में एक रिलेशन है, P इक्वल टू होता है √2m E। तो इसमें हम अप्लाई करेंगे तो P1 बराबर हो जाएगा √2m1 E तो सेम है, तो m1 E, और P2 बराबर हो जाएगा, ओके P2 बराबर हो जाएगा √2m2 E। ओके, अब इनका हमको क्या बताना है, रेशियो बताना है। P1/P2 ये बराबर होगा √2m1 E by √2m2 E। ओके, तो 2 कैंसल, E कैंसल, तो ये हो जाएगा √m1/m2। ओके, तो ये बराबर हो जाएगा √1/, ओके दूसरा का है 4, तो इसका मतलब ये होगा 1/2, मतलब 1:2, और इसीलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 है ए बॉडी ऑफ मास 100 kg falls from a height of 10 meter. Its increase in kinetic energy is। okay, a body of mass 100 kg falls from a height of 10 meter। यहाँ से ये फॉल करता है यहाँ, और इसका हाइट है 10 मीटर। ओके, तो इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से यहाँ आने में काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ता है। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा पोटेंशियल एनर्जी, ओके mgh होगा। तो m तो है 100 गुना g 9.8 गुना h है 10, तो ये हो जाएगा 100 गुना 9.8
980 हो जाएगा इंटू 10, तो ये हो जाएगा 9800 9800 जूल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए बॉडी ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 kg मीटर स्क्वायर रोटेटिंग विथ an angular velocity 2 radian per second has the same kinetic energy as a mass of 12 kg moving with a velocity of, कितना वेलोसिटी वो निकालना है। ओके, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना। दिस इज इक्वल टू, है ना, सेम काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, तो दिस इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ हाफ कैंसिल कर देते हैं, इधर बचेगा आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम पी स्क्वायर। तो आई यहाँ पर है 3 गुना ओमेगा है 2 रेडियन पर सेकेंड, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू, ओके, इधर एम इक्वल टू है 12 kg, तो यह है 12, भी तो निकालना है 12 वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये तो होगा 2 दूना 4, 4 दिया 12 इक्वल टू 12 वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इक्वल टू 12/12, मतलब वी इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, ए पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर मोमेंटम L. If its angular frequency is doubled and its kinetic energy halved, then the new angular momentum is. ओके, तो इसको बनाने के कई मेथड्स हो सकते हैं। तो आपको पता है कि ये जो एंगुलर मोमेंटम होता है L इक्वल टू होता है आई ओमेगा। ओके, और ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मान लीजिए को हम E लिखते हैं, तो ये बराबर होता है हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओके, ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 आई ओमेगा इंटू ओमेगा। आई ओमेगा इक्वल टू एल होता है, इसलिए ये जो काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये बराबर होगा 1/2 एल ओमेगा। अब सवाल क्या बोलता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे, ठीक है, ओमेगा को डबल करेंगे और काइनेटिक एनर्जी को आधा करेंगे, तो उस समय का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, ओके, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब E बराबर होगा E/2, तो इधर हो जाएगा 1/2। ओके, इधर जो नया एंगुलर मोमेंटम होगा उसको मान लिया हम बोलते हैं एल डैश। E/2 इक्वल टू 1/2 एल डैश इंटू 2 ओमेगा। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से
ओके, यहाँ से एल डैश ये बराबर हो जाएगा E/2 ओमेगा। ओके, अब यहाँ E का वैल्यू हम लगा देंगे, है ना, 1/2 L ओमेगा। तो ये हो जाएगा 1/2 L ओमेगा इंटू 1/2 ओमेगा। तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, तो ये आ गया L/4। ओके, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। A thin uniform circular ring is rolling down an inclined plane of inclination 30 डिग्री। तो ये कोई inclined plane है, यहाँ पर एक सर्कुलर रिंग है, ये इधर रोल डाउन कर रहा है और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्री। तो इसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा? ये लीनियर एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन थीटा। ओके, तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा, तो ये बराबर होगा जी का वैल्यू जी का वैल्यू तो लगाना नहीं है, जी साइन 30 डिग्री, ये बराबर होगा जी इंटू 1/2। साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा g/2। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स, मास, पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऑल ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 34। इफ a body is rotating about an axis passing through its center of mass, then its angular momentum is directed along its axis of rotation। ओके, ठीक है, अब हम लोग पहुंच गए लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ with decreasing speed. Choose the correct statement. Now, a particle moves on a circular path with decreasing speed. तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? The direction of angular momentum remains constant. Angular momentum का डायरेक्शन नहीं बदलेगा। तो इस प्रकार से हमारा ये सेट 2 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि इससे आपका रिवीजन हो गया। ठीक है, अगर इससे आपको हेल्प मिला तो इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ओके, आपकी परीक्षाओं के लिए सबों को बेस्ट ऑफ लक। बाय।